नमस्कार, मैं हूं रसिका पांडे। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की और इसके पीछे का कारण बीजेपी की सही रणनीति और दिग्गजों की मेहनत बताया जा रहा है। अब सभी को इंतजार है सीएम चेहरे का, तो वहीं दूसरी ओर चर्चा मंत्रिमंडल की भी खूब हो रही है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कैबिनेट में किन चेहरों को जगह मिलेगी, इसकी भी चर्चा जोरों पर है। आखिर किन चेहरों को मिलेगी कैबिनेट में जगह, करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत के बाद अब कई तरह के सवाल सूबे की सियासत में घूमते नजर आ रहे हैं, जिनका सभी को बेसब्री से इंतजार है। इन सवालों का जवाब जितना जनता जानना चाहती है, उतना ही जानना चाहते हैं वो सियासतदान जिन्हें अपनी पार्टी से काफी उम्मीदें हैं और जो अपने प्रतिद्वंदी को हराकर जीत का विजय पताका लहरा चुके हैं। एक तरफ तो छत्तीसगढ़ में चर्चा है कि आखिर प्रदेश का नया सीएम कौन होगा, तो वहीं दूसरी ओर चर्चा ये भी है कि नए मंत्रिमंडल में किन चेहरे को जगह मिलेगी। छत्तीसगढ़ में नए मुख्यमंत्री के नामों पर चर्चाओं के बीच चर्चा इस बात की भी है कि इस बार आखिर नई सरकार की कैबिनेट कैसी होगी। मतलब कौन से वो चेहरे होंगे जो इस बार मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। ये इसलिए क्योंकि इस दफा कई सारे भाजपा के सीनियर नेता विधानसभा का चुनाव जीत कर आए हैं। वहीं नए नेताओं में भी कई धाकड़ ऐसे नेता हैं जो इस बार विधानसभा का चुनाव जीत कर आए हैं। तो चलिए अब आपको कुछ नाम बता देते हैं जिनको लेकर सुगबुगाहट तेज है कि ये चेहरे कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। बृजमोहन अग्रवाल, राम विचार नेता अमर अग्रवाल, अजय चंद्राकर, केदार कश्यप, राजेश मुणक, विक्रम उसेंडी, भैयालाल राजवाड़े, पुन्नालाल मोहिले, दयाल दास बघेल, गोमती साय। नामों की लिस्ट और भी ज्यादा लंबी है, लेकिन आला कमान किस किस पर भरोसा जताता है, ये एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको बताते हैं उन चेहरों के बारे में जिन्हें छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। पहला नाम बृजमोहन अग्रवाल का है। छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय नेताओं में शामिल है बृजमोहन अग्रवाल। लगातार 7 बार विधायक बन चुके हैं बृजमोहन अग्रवाल। कई मंत्रालयों की जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं। दूसरा नाम है राम विचार नेताम का। 1990 में इन्होंने पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा था। 10 साल तक बीजेपी सरकार में मंत्री रहे हैं। 2016 से 2022 तक राज्यसभा सांसद रहे हैं। अमर अग्रवाल का नाम भी चर्चा में है। 1998 में बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया। 2008 से 2018 तक 4 बार विधायक रहे हैं। कई मंत्रालयों की जिम्मेदारी भी मिल चुकी है इनको। अजय चंद्राकर के नाम की भी चर्चाएं हैं। 1998 में पहली बार विधायक निर्वाचित हुए। वहीं कुरुद से 4 बार रह चुके हैं ये विधायक। कई मंत्रालयों की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। केदार कश्यप, जिनके नाम की चर्चा सीएम रेस में भी है, मंत्रिमंडल में इनको भी जगह दी जा सकती है। 3 बार के विधायक रह चुके हैं केदार कश्यप। कई मंत्रालयों की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। वर्तमान में बीजेपी प्रवक्ता हैं केदार कश्यप। राजेश मुणक के नाम की चर्चा भी है। रायपुर पश्चिम से 3 बार विधायक रहे हैं। 2001 में बीजेपी में युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे। कई मंत्रालयों की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। वहीं विक्रम उसेंडी 2003 से 2014 तक 3 बार के विधायक रहे। 2004 से 2008 तक वन मंत्री रहे। 2014 में कांकेर लोकसभा से सांसद चुने गए। वहीं भैयालाल राजवाड़े के नाम की चर्चा भी है। 2003 के विधानसभा चुनाव में पहली बार ये चुनाव लड़े। लगातार 3 बार विधायक बने भैयालाल राजवाड़े। बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला। पुन्नूलाल मोहले के नाम की चर्चा है। मुंगेली से अजय योद्धा के रूप में इनकी पहचान बनी। 4 बार सांसद रहे। 6 बार विधायक रह चुके हैं। बीजेपी शासनकाल में 10 सालों से ये खाद्य मंत्री भी रह चुके हैं। दयाल दास बघेल 1998 में नवागढ़ में पहली बार इन्होंने चुनाव लड़ा। लगातार 3 बार विधायक रहे। दयाल दास बघेल मंत्रालय की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। गोमती साई के नाम की चर्चा 2005 में पहली बार जिला पंचायत सदस्य बनी। 2019-2000 से लेकर 2023 रायगढ़ संसदीय क्षेत्र से सांसद रहे। कंवर समाज में इनकी अच्छी पैठ है, तो इनके नामों की चर्चा भी काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। कैसा होगा 2023 का मंत्रिमंडल, तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं।
तो देखिए, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। एसोसिएट एडिटर रुपेश गुप्ता हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़ चुके हैं। सत्य प्रकाश जी मीडिया संवाददाता रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। चंपेश जोशी हैं कोंडागांव से और ओपी तिवारी हैं सूरजपुर से। सबसे पहले रुख करेंगे रुपेश का। रुपेश, क्या समझा जाए, मंत्रिमंडल में किस आधार पर इस बार जगह दी जाएगी? तमाम पहलू को फैक्टर रखा जाएगा क्या? इसमें जाति समीकरण काम करेगा क्या? किस क्षेत्र में ज्यादा जीत दर्ज हुई है उसके आधार पर इस बार मंत्रिमंडल में लोगों को जगह मिलेगी? क्या फैक्टर रहने वाला छत्तीसगढ़ में? देखिए, तमाम फैक्टर रहने वाले हैं। क्षेत्र का अपना संतुलन है, जाति का अपना संतुलन है और कामकाज परफॉर्मेंस को लेकर के भी देखा जाएगा, क्योंकि डिलीवर भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा करने हैं। महिला जाहिर तौर पे छत्तीसगढ़ में पिछले 10 साल में 15 साल में हमने देखा है कि एक महिला मंत्रिमंडल में शामिल की जाती है, तो उसको लेकर के बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं की जा सकती। लेकिन इस बार जिस तरह से महिला विधायक बड़ी संख्या में जीती हैं, 19 महिला विधायक आई हैं, तो हो सकता है कि एक की जगह 2 महिलाओं को मौका मिल जाए। प्रबल दावेदार हैं, रेणुका सिंह हैं, मुख्यमंत्री पद की दौड़ में हैं। इसके अलावा उनके नीचे अगर क्षेत्रवार नीचे देखा जाए तो गोमती साय हैं जो कि पत्थल गाँव से हैं, और फिर उसके बाद दक्षिण से लता उसेंडी हैं। लता उसेंडी और रेणुका सिंह पूर्व मंत्री हैं, जबकि सांसद रही हैं गोमती साय। तो 3 दावेदार तो महिलाओं में ही नजर आते हैं। इसी तरीके से आदिवासी चेहरे बहुत सारे हैं। राम विचार नेता, कद्दावर नेता हैं, क्षेत्र से लेकर के राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में उनके पास अनुभव है, तो उस अनुभव का फायदा पार्टी जरूर लेना चाहेगी। अरुण साव हैं जो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उस नाते भी उनको मौका मिलेगा, लेकिन मुख्यमंत्री बनते हैं। वो दोनों नेता मुख्यमंत्री पद की दौड़ में भी हैं, तो मुख्यमंत्री पद की जो दौड़ में है उसके दौड़ से जाहिर तौर पे एक को छोड़ करके सभी बाहर हो जाएंगे, तो उनको किस तरह से एडजस्ट किया जाएगा ये देखने वाली बात होगी। तो बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारी चर्चाएं हैं, लेकिन इसके बीच में पार्टी को ये देखना है कि क्षेत्रीय संतुलन कैसे बना रहे। चूंकि सरगुजा और बस्तर ने बड़ी संख्या में टिकट जीत दिलाई है, रायपुर ने बड़ी संख्या में एक तरफा जीत दिलाई है, तो ऐसी जगहों से किस तरह से रिप्रेजेंटेशन हो, ये बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण होगा, नए मुख्यमंत्री के लिए चुनौतीपूर्ण होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में शीर्ष नेतृत्व भी चूंकि इसमें इन्वॉल्व होता है, अगले लोकसभा चुनाव है 6 महीने के बाद, तो जाहिर तौर पे तमाम पहलुओं पर विचार किया जाएगा और उसके बाद ही फैसला होगा। ठीक है रुपेश, मैं लौटूंगी आपके पास। सत्यप्रकाश का रुख कर लेते हैं। सत्यप्रकाश, आपको क्या लगता है क्या आधार होगा, क्योंकि बीजेपी लगातार महिला आरक्षण की बात भी करती आई है, तो क्या इस बार मंत्रिमंडल में महिला विधायकों को ज्यादा जगह मिल सकती है? जैसे कि रुपेश भी चर्चा कर रहे थे कि 19 महिला विधायक ऐसी है जो जीत दर्ज करके आई हैं, उनमें से किन किन को जगह मिल सकती है और किन नामों पर चर्चाएं इस वक्त वहां पर ज्यादा सुनाई दे रही है? देखिए, इस बार 2 महिला विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है और इस बात की पूरी न सिर्फ संभावना है बल्कि सूत्र भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि इन 2 महिला विधायकों में क्या रेणुका सिंह होंगी अगर मुख्यमंत्री नहीं बनती हैं तो, या गोमती साय होंगी, लता उसेंडी होंगी। इन 3 में से कोई 2 प्रबल नाम चल रहा है। किसी नए महिला विधायक को मौका मिले, इस बात की संभावना कम है। इसके साथ अगर हम कहें तो ये बिल्कुल निश्चित है कि जातीय और क्षेत्रीय इन 2 समीकरणों को साधते हुए भाजपा मंत्रिमंडल में विधायकों को जगह देगी। जातीय संतुलन इसलिए साधने की बात मैं कह रहा हूं क्योंकि एससी समाज से भी मंत्री देना है और ऐसे में पुन्नूलाल मोहले और दयालदास बघेल, ये 2 नाम प्रबल हैं। ये दोनों नाम पहले भाजपा सरकार के मंत्रिमंडल में रह चुके हैं। क्या इन दोनों नामों में से दोनों या कोई एक और कोई एक दूसरा नाम, ये हो सकता है और इस पे चर्चा निश्चित तौर पे चलेगी तब जबकि मुख्यमंत्री शपथ ले लेंगे। इसके बाद एसटी समाज की अगर हम बात करें तो इस बार भाजपा पे जो है वो खूब भरोसा जताया है इस समाज ने, और उस हिसाब से अगर हम कहें तो एक तो केदार कश्यप का नाम जो है वो रेस में है ही। अगर मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो मंत्री तो बनना उनका तय माना जा रहा है। और इसके अलावा भी कुछ और नेता हैं सरगुजा संभाग से, जैसे राम विचार नेता और दूसरे नेता हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार कई सारे वरिष्ठ नेता भाजपा के विधायक बन के आए हैं और छत्तीसगढ़ में भाजपा की नई सरकार के लिए, मुख्यमंत्री के लिए, हाईकमान के लिए ये एक चुनौतीपूर्ण भरा मसला होगा कि आखिर इसमें से किसको बनाएं, क्योंकि कई सारे नेताओं का अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जाति वर्गों में अपना प्रभाव है और उसमें किन्हें खुश किया जाए, मंत्रिमंडल में जगह दी जाए और किसे निगम मंडलों में या दूसरे पदों पर बैठाया जाए, ये बड़ी एक टेढ़ी खीर होगी। क्योंकि देखिए, धर्मलाल कौशिक ओबीसी समाज से आते हैं, वो भी पहले विधानसभा अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा अगर हम कहें तो ओपी चौधरी, अगर ओपी चौधरी का नाम
इस रेस में जरूर रखना चाहिए, क्योंकि अगर ओपी चौधरी मुख्यमंत्री या डिप्टी सीएम नहीं बन पाए तो मंत्री बनना तय मानिए। अगर ब्राह्मण कोटे से, जिस तरह से कांग्रेस ने ब्राह्मण कोटे से रविंद्र चौबे को रखा था, अगर भाजपा ब्राह्मण कोटे से किसी को रखती है तो विजय शर्मा भी मंत्री बन सकते हैं। प्रदेश के महामंत्री है और एक उनका चेहरा अलग है भाजपा में। तो ऐसे में कुछ और ऐसे नाम हैं जो चौंकाने वाले हो सकते हैं। तो मुझे जो लगता है कि अगर भाजपा चौंकाने वाला मुख्यमंत्री यहाँ पे बना सकता है, कोई नए फेस के या पुराने फेस को, ये अलग बात है, तो फिर चौंकाने वाले कुछ नाम मंत्रिमंडल में भी रह सकते हैं। ठीक है, तो चंपेश का रुख कर लेते हैं। चंपेश, वहां कैसे संकेत मिल रहे हैं? वैसा कहा जाता है कि बस्तर जिसके पास जीत वही दर्ज करता, और हमने इस बार चुनाव में देखा भी, भारतीय जनता पार्टी ने 8 सीटों में जीत दर्ज की। किन नामों पे मोहर लगाई जा सकती है? मंत्रिमंडल में कौन शामिल हो सकता है? कैसी चर्चाएं आप वहां पर सुन रहे हैं? देखिए, बस्तर की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने जिन नामों को लेकर प्रत्याशी के रूप में मोहर लगाई, उनसे उम्मीद की, तो उन उम्मीदों पर भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रत्याशी थे, पुराने चेहरे थे, वो खरे उतरते हुए नजर आए। ये वजह देखने को मिल रहा है कि पिछले बार की अगर हम बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा बस्तर में 2 मंत्री मंडल में 2 लोगों को स्थान हमेशा ही दिया है। इस बार भी पुराने चेहरे फिर जीत कर आए हैं, तो उम्मीद लगाई जा रही है कि इन चेहरों पर एक बार फिर भरोसा पार्टी कर सकती है। लेकिन वही नए चेहरों की बात करें तो कुछ दिग्गज नए चेहरे भी मैदान पे उतारे गए थे, जैसे नीलकंठ टेकाम पूर्व आईएएस अधिकारी हैं, तो इनका भी संभावनाएं व्यक्त की जा रही है कि इस बार नए चेहरों को भी मौका दिया जा सकता है। लेकिन ये कहा जा सकता है क्योंकि राजनीति में ये नए होंगे, प्रशासनिक इनको बहुत ज्यादा अनुभव रहा है, लेकिन राजनीति में ये पहली बार मैदान पर उतरे हैं और ऐसे में जीत हासिल की है, तो पार्टी और यहाँ की जनता भी उम्मीद यही लगा के बैठी है कि बस्तर में लगभग 2 मंत्री मंडल में 2 लोगों को शामिल करना तय माना जा रहा है। ये यहाँ की जनता कयास लगा रही है। अगर हम बात करते हैं चेहरों की, तो वो पुराने चेहरे हैं, लता उसेंडी और केदार कश्यप। दोनों परिचय की मोहताज नहीं है, अनुभव की कमी भी नहीं है। इन्होंने दोनों ने ही लगातार मंत्रिमंडल में रहकर 2 बार मंत्रालय, अलग अलग मंत्रालय को संभाला है, बल्कि निष्पक्ष होकर इन मंत्रालयों में समझा, किसी तरह के दाग इन पर नहीं लग पाया और बहुत अच्छे से इनके कार्य प्रणाली को लोगों ने देखा है। पूरी छत्तीसगढ़ में इनका प्रभाव भी देखने को मिलता है। जिन विभागों का दायित्व इनको सौंपा गया था, उन विभागों का दायित्व ये अच्छे से इन्होंने निर्वहन किया है। तो ऐसे में लाजमी है कि इन चेहरों पर एक बार फिर पार्टी भरोसा कर सकती है। जी रसिका। ठीक है, तो देखिए कि जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे कि 2018 के चुनाव में भी हमने देखा था कि बस्तर और सरगुजा कांग्रेस के खाते में थी और कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, और इस बार सरगुजा और बस्तर का अगर जब जिक्र होता है तो बीजेपी ने यहां पर अच्छी जीत दर्ज की। ओपी तिवारी हमारे साथ मौजूद है सरगुजा से। अगर हम सरगुजा का जिक्र करें ओपी, तो सभी की सभी सीटें भाजपा के खाते में हैं। क्या यहां से कई मंत्री हो सकते हैं? निश्चित रूप से रसिका, सरगुजा का ये इतिहास रहा है कि जो यहाँ पर बढ़त लेकर जाता है सरकार उसी की बनती है। आप पहले भी देखेंगी तो जब भी सरगुजा से बढ़त मिली जिस पार्टी को, सरकार उसी ने बनाया है। पिछली बार की बात करें तो पिछली बार कांग्रेस ने यहाँ 14 की 14 सीटें जीती थी, और अब इस बार जस्ट उल्टी स्थिति है। मंत्री पद के दौर में निश्चित रूप से कई लोग हैं जो पहले ही मंत्री रह चुके हैं, जैसे कि रामविचार नेताम है, ये पहले ही मंत्री रह चुके हैं, गोमती साय जी हैं, ऐसे कई लोग हैं। लेकिन जो सरगुजा में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो मंत्री पद से ज्यादा मुख्यमंत्री पद को लेकर हो रही है, क्योंकि माना यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री की दौड़ में रेणुका सिंह सबसे आगे हैं। सूरजपुर जो जिला है वहां की वो होम टाउन है उनका, इसलिए यहाँ के लोगों के साथ ही पूरे सरगुजा वासियों को इस बात की उम्मीद है कि इस बार हो सकता है कि सरगुजा को, सूरजपुर को प्रतिनिधित्व मिले प्रदेश का। मैं आपको बता दूं, इसके पहले जब पिछली बार टीएस सिंह देव के नाम से यहाँ पर वोट मांगे गए थे तो सरगुजा वासियों को बहुत उम्मीदें थी कि शायद इस बार मुख्यमंत्री सरगुजा से हो, लेकिन 2.5 साल की लड़ाई उनकी पूरे 5 साल चली और उनके सरगुजा के हाथ कुछ नहीं आया। इस बार जब पूरे सरगुजा में 14 की 14 सीटें भाजपा को मतदान किया गया है, भाजपा के विधायकों को जीताकर और विधानसभा भेजा गया, तो इस बार फिर सरगुजा वासियों की एक ही मांग है कि इस बार सरगुजा को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले प्रदेश का, और रेणुका सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री बने। हमने पहले भी एक खबर दिखाई कि उनके क्षेत्र में पूजा पाठ भी शुरू हो गया था और ये माना जा रहा था कि जल्द घोषणा हो जाएगी। अभी भी मंत्री तो कई दौड़ में है ही हैं, लेकिन आज भी जो सरगुजा वासियों की मुख्य मांग है वो ये है कि सरगुजा से
रेणुका सिंह को यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया जाए। और जो खबरें भी आ रही, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, हालांकि औपचारिक तौर पे कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कहीं ना कहीं अभी भी सबसे आगे मुख्यमंत्री की दौड़ पे रेणुका सिंह है। तो निश्चित ही जो सरगुजा वासी हैं उस चीज को लेकर इंतजार कर रहे हैं कि शायद जल्दी कोई घोषणा हो और सरगुजा वासियों के हाथ में कुछ ऐसी चीज है जो उसी हाथ बन जाए। इसका एक वजह यह भी माना जा रहा है कि अगर रेणुका सिंह मुख्यमंत्री बनती हैं तो भाजपा के लिए एक तीर से दो निशाने वाली बात होगी, क्योंकि एक और वो ट्राइबल है तो ट्राइबल के वर्ग को खुश किया जा सकता है, वहीं दूसरी महिला है। तो छत्तीसगढ़ के इतिहास में अभी तक किसी भी महिला को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया है। ऐसी स्थिति में अगर रेणुका सिंह मुख्यमंत्री बनती है तो भाजपा के लिए यह मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि जो भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व है उनका निर्णय क्या होता है। जी रसिका। तो रुपेश ये बताइए कि कई नए चेहरों को भी भारतीय जनता पार्टी ने इस बार मौका दिया था। अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि हो सकता है इस बार मंत्रिमंडल में उन चेहरों को भी भारतीय जनता पार्टी मौका दे दे। जैसे कि हमेशा हम सुनते आए हैं कि बीजेपी कहती है कि हम महिला हितैषी, हम युवाओं के लिए काम करते। क्या नए चेहरे, युवा चेहरे को भी इस बार मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है? जी बिल्कुल मिल सकती है। और ओपी चौधरी इसका सबसे बड़ा नाम है कि ओपी चौधरी को चूंकि अमित शाह जब रायगढ़ पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था कि आप इन्हें जिता करके भेजिए, इन्हें बड़ा आदमी मैं बनाऊंगा। तो जाहिर तौर पर उनकी दावेदारी काफ़ी मजबूत मानी जा रही है। मुख्यमंत्री से लेकर के लगातार उनको मुख्यमंत्री बनाने की मांग की जा रही है। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री पद पर भी उनकी दावेदारी मानी जा रही है। इसके अलावा अगर कुछ नहीं तो मंत्री तो बनेंगे ही बनेंगे। इसके अलावा जैसा कि सत्या ने बताया कि विजय शर्मा, चूंकि ब्राह्मण समाज से अगर रिप्रेजेंटेशन देना है तो उस लिहाज से विजय शर्मा भी एक अच्छा नाम हो सकता है। और विजय शर्मा को चूंकि उन्होंने कद्दावर मंत्री मोहम्मद अकबर को हराया है और बहुत बड़ी अंतर से हराया है, इस लिहाज से उनको भी मौका मिल सकता है। बाकी चूंकि अनुभव इतना ज्यादा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास, इतनी बड़ी लाइन है कि उस लिहाज से ये माना जा रहा है। राजेश मूणत भी है रायपुर से वो फिर से वो जीत करके आए हैं। हालांकि 20 साल से वो 15 साल तक मंत्री रहे और उसके बाद ये उनका अगला टेन्योर होगा, लेकिन माना यह जा रहा है कि उनको भी मौका मिल सकता है। तो ऐसे कई नाम हैं जिनको मौका मिल सकता है और जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत दर्ज की, लेकिन इस वक्त सवाल यही है कि आखिर छत्तीसगढ़ की समान आला कमान अब किसको सौंपेगा, साथ ही मंत्रिमंडल में किसको जगह मिलेगी। इसी को लेकर लगातार चर्चाएं जारी। अलग अलग जगह से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार दिवाकर मुक्तिबोध भी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहला मैं सवाल उनसे ही लेना चाहूंगी। दिवाकर जी, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? छत्तीसगढ़ का जो इस बार का चुनाव था काफी दिलचस्प था। अब अटकलें हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा, मंत्रिमंडल में किसको जगह मिलेगी। क्या लगता है कि किस आधार पर केंद्रीय नेतृत्व ये डिसीजन लेगा? दिवाकर जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? अभी आपकी आवाज आई है। दिवाकर जी, मेरा सवाल आपसे यही रहेगा कि इस बार हमने देखा जो छत्तीसगढ़ का विधानसभा चुनाव था काफी दिलचस्प था, अनप्रेडिक्टेबल था। कई प्रेडिक्शन आ रही थी लेकिन रिजल्ट जो था वो काफी डिफरेंट था। अब सवाल ये उठ रहा है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, किसको मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। क्या लगता है, क्या आधार होगा, क्या स्ट्रैटेजी अब बीजेपी की रहने वाली है? और देखिए, अब तो मेरा ख्याल है कि 1-2 रोज के अंदर ये डिसीजन हो जाना चाहिए कि छत्तीसगढ़ का भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मुखिया कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होंगे। बहुत सारे नाम हैं, आप सब जानते हैं। और इसमें सरगुजा से जो जीती है केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह सबसे आगे नाम चल रहा है उनका। इसके अलावा विष्णुदेव साय हैं, इसके अलावा रामविचार नेताम भी है। और हम बात करें तो ओपी चौधरी का भी नाम सामने आ रहा है। तो और रमन सिंह, चूंकि बहुत ज़्यादा ऐसा लगता नहीं कि रमन सिंह चौथी बार मतलब छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री बनेंगे। शायद मुझे ऐसा लगता है ये शायद उनकी इच्छा भी नहीं है, वो इस बात को समझ भी चुके हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा उनकी ओर से जो ये उत्साह दिखाना चाहिए वैसा कोई उत्साह उन्होंने कभी दिखाया नहीं है। हालांकि उनका नेचर भी वैसा ही है, बहुत शांत और सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं वो। तो बहुत आगे चलने वालों में से नहीं है, बढ़ चढ़ के बात करने वालों में से नहीं है।
तो इससे मुझे लगता है कि ये मौका ऐसा है कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चमत्कार में विश्वास रखते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें सामने लेके आते हैं जिसकी वजह से लोग अचंभे में पड़ जाते हैं। तो जैसा भी अभी सुना जा रहा है और हम अनुमान भी लगा रहे हैं कि इस बार भी कोई ऐसा नया चेहरा सामने आएगा और वो नया चेहरा, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा संभावना जो मुझे नज़र आ रही है वो रेणुका सिंह केंद्रीय मंत्री हैं और इसके अलावा उन्होंने भरतपुर सोनहत से विधानसभा चुनाव जीता है, महिला है, आदिवासी हैं, तो ये ऐसा हो सकता है कि उनके नाम की घोषणा हो जाए आजकल में। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनका वो नाम शायद फाइनल होना चाहिए और निश्चित रूप से बहुत डैशिंग महिला है, काफ़ी अनुभव उनको है प्रशासन का और मुझे ऐसा भी लगता है कि आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए उनका चयन शायद बहुत सटीक रहेगा, ऐसा मेरा अपना ख्याल है। दिवाकर जी, अभी हम इस पर चर्चा भी कर रहे थे कि जैसे कि भारतीय जनता पार्टी महिला आरक्षण की बात करती है, 33% आरक्षण वो पास किया गया बिल। अब उसके बाद क्या, इसके बाद अटकलें ये भी लगाई जा रही कि मंत्रिमंडल में क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी ज्यादा महिला विधायकों को जगह दे सकती है? जैसे कि हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश भी जानकारी दे रहे थे कि जो चर्चाएं हैं वो हैं कि 2 कम से कम महिला विधायक तो बनाई ही जाएंगी। देखिए, अभी यहाँ छत्तीसगढ़ में अनुपात के हिसाब से जो विधायकों की संख्या है उसके अनुपात से 12 मंत्री बनाए जाने हैं, तो मुझे लगता है ये संतुलन रहेगा। बीच में कुछ वरिष्ठ विधायकों को लिया जाएगा जो पहले भी मंत्री रह चुके हैं और कुछ नए को भी मौका मिलेगा, ऐसा मेरा अपना ख्याल है। हम समझ सकते हैं कि ये भी हो सकता है कि डिप्टी सीएम का कोई पद क्रिएट किए जाए और 2 डिप्टी सीएम बनाए जाए। तो मेरा ऐसा लगता है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो ओपी चौधरी का नाम सबसे आगे है। आपको शायद जानकारी भी होगी, आपने सबने देखा सुना भी है कि अमित शाह जी जब चुनावी दौरे पर आए थे और उन्होंने चुनावी सभा ली थी तो उन्होंने 2 लोगों के बारे में बहुत साफ तौर पर कहा था। एक तो विष्णुदेव साय जो छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के 2 बार अध्यक्ष रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, लंबे समय से विधायक हैं, तो उनका नाम उन्होंने लिया था और कहा था कि लोगों से अपील की थी कि आप इन्हें जिताइए, अगर ये जीत जाती है, हमारी पार्टी यदि जीत जाती है तो हम इन्हें बड़ा आदमी बना देंगे। तो इस बड़े आदमी से शायद ये आशय निकल सकता है कि वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार वे भी प्रबल हैं। और दूसरा नाम उन्होंने फिर लिया था ओपी चौधरी के, जब चुनावी सभा ले रहे थे तो उन्होंने ओपी चौधरी के बारे में भी यही कहा था कि आप पब्लिक से ही अपील की थी कि आप इनको जिताइए, भारतीय जनता पार्टी को जिताइए, अगर हमारी पार्टी जीत जाती है तो हम ओपी चौधरी को भी बड़ा आदमी बना देंगे। तो ओपी चौधरी अब बड़े के हिसाब से तो विधायक तो बन ही गए हैं, तो इससे बड़ा पद क्या हो सकता है, क्योंकि प्रशासनिक अनुभव उनको है और IAS कैडर के रहे हैं और प्रशासनिक सेवा से राजनीति में आए हैं और बहुत लंबा उनका राजनीतिक अनुभव नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनको डिप्टी सीएम का पद ऑफर कर सकते हैं यदि हम अमित शाह की बातों पर यदि गौर करें या उनके संकेतों को समझे। जी बिल्कुल, हमने भी इसको लेकर ओपी चौधरी से भी बातचीत करने की जब कोशिश की थी तो उन्होंने साफ संकेत दिया था कि मैं भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूं, लेकिन देखना होगा भारतीय जनता पार्टी का आला कमान किसको क्या मौका देता है। सत्या का रुख कर लेते हैं। सत्या, क्या होगा इस बार, क्योंकि देखिए जो चुनाव हुआ वो मोदी मैजिक चला छत्तीसगढ़ में, तो क्या मंत्रिमंडल के विस्तार में भी केंद्र का पूरा ही वो रहेगा या फिर मुख्यमंत्री के चयन के बाद मुख्यमंत्री अपनी टीम तैयार करेगी, ऐसा कुछ होगा? देखिए, मुख्यमंत्री जो रहेंगे वो तो मंत्रिमंडल के चेहरे को तय करेंगे ही, लेकिन फाइनल अप्रूवल भाजपा हाईकमान लगाएगा, इसमें कोई संशय की स्थिति नहीं है। हाँ, अब देखिए, जैसे छत्तीसगढ़ में जो मुख्यमंत्री पद की रेस में नाम है, मान लीजिए 5-6 नाम मुख्यमंत्री पद की रेस में है, कुछ नाम डिप्टी सीएम के भी रेस में है। अगर वो मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो वो मंत्री बनेंगे, ये तय मानकर चलिए। हाँ, जो डिप्टी सीएम के रेस में है, मान लीजिए ओपी चौधरी या अरुण साव का भी एक नाम चल रहा है कि अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो फिर डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। ऐसे कुछ और नाम है, अगर वो नहीं बने डिप्टी सीएम तो मंत्री बनना उनका तय है। कोई इसमें से एक ऐसा भी होगा जो विधानसभा का अध्यक्ष भी बनेगा। लेकिन इसके साथ साथ सबसे गौर करने वाली बात यह है कि जातिगत और क्षेत्रीय संतुलन बनाने के लिए अगर रेणुका सिंह को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो फिर यह तय मान के चलिए कि डबल डिप्टी सीएम का फॉर्मूला छत्तीसगढ़ में नहीं दिखाई देने वाला है। एक डिप्टी सीएम हो सकता है और वो डिप्टी सीएम ओबीसी वर्ग से हो सकता है,
हो सकता है, जिस बात की ज्यादा संभावना है कि ओपी चौधरी फिर डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं या सिर्फ मुख्यमंत्री का पद रहेगा। अगर डॉक्टर रमन सिंह को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तब 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला आ सकता है छत्तीसगढ़ में, एक आदिवासी कोटे से और एक ओबीसी कोटे से। अब इसमें जो भी बने डिप्टी सीएम, लेकिन ये 2 हो सकता है। अगर डॉक्टर रमन सिंह के अलावा अरुण साव को भी बनाया जाता है मुख्यमंत्री या दूसरे चेहरों को भी बनाया जाता है, तब भी 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला यहां पे सटीक बैठता हुआ जातिगत समीकरण के मुताबिक नहीं दिख रहा है। तो तमाम जो है वो अलग अलग बिंदु हैं और उन सब तमाम मसलों को लेकर मुझे लगता है इसलिए ये वक्त भी लग रहा है कि भाजपा का जो केंद्रीय हाईकमान है वो तय कर रहा है कि आखिर छत्तीसगढ़ में आगे किस तरह की सरकार होगी, कि कौन मुख्यमंत्री होगा और किस तरह का मंत्रिमंडल होगा। बिल्कुल, कई अटकलें हैं, कई नामों पर भी चर्चाएं हैं। रुपेश, हमने देखा था कि कांग्रेस भी चुनाव जब हो रहे थे तो ये आरोप लगा रही थी कि जो टिकट का वितरण हुआ है उसमें डॉक्टर रमन सिंह की काफी चली है, यानी विधायक दल की जब बैठक होगी तो क्या ये संकेत भी हो सकते हैं कि विधायक दल अपना नेता डॉक्टर रमन सिंह को चुन सकता है? देखिए, जाहिर तौर पे इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर कोई सर्वमान्य नेता है तो वो डॉक्टर रमन सिंह है, चूंकि उनके पास 15 साल के तक शासन चलाने का अनुभव है। और दूसरी बात कि सभी नेता उन्हीं के मातहत काम किए हुए हैं, चाहे प्रदेश अध्यक्ष के रूप में किया हो, विधायक के तौर पर किया हो या फिर मंत्री के तौर पर किया हो। तो इस लिहाज से तो जाहिर तौर पर मजबूत दावेदारी दिखती है। लेकिन दूसरी बातों को भी देखना पड़ेगा कि टिकट बंटवारे में जब दूसरी लिस्ट आई थी उसके बाद ये माना गया कि छत्तीसगढ़ में चुनाव की कमान एक तरह से रमन सिंह को सौंप दी गई है। और रमन सिंह लगातार फ्रंट फुट पर थे। रमन सिंह लगातार, चूंकि फर्स्ट फेज का जब इलेक्शन हो गया तो खासतौर से उसके बाद मोर्चा उन्होंने संभाला हुआ था। एक और बात देखनी पड़ेगी कि रमन सिंह के पास एक मजबूत टीम है, रमन सिंह के पास अनुभव है, और चूंकि कम समय में, लोकसभा 6 महीने के बाद है और उसी दरमियान बहुत सारे काम करने हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को यह दिखाना है कि जो वादा उन्होंने किया है उसको पूरा कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पे उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए, व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए रमन सिंह मुफीद बैठते हैं। लेकिन एक और बात है कि डॉक्टर रमन सिंह एकमात्र भारतीय जनता पार्टी में ऐसे व्यक्ति थे जो ये दावा कर रहे थे ऑफिशियली और अनऑफिशियली कि 50 से ज्यादा सीटें हम जीत रहे हैं, हम सत्ता में आ रहे हैं और हम सरकार बनाने जा रहे हैं, 3 तारीख को आइए मिठाई खाने के लिए। तो इस तरह का मेरे ख्याल है कि आप जब उनसे इंटरव्यू ले रही थी तो आपको भी बोला था उन्होंने। हाँ, तो ये उनके कॉन्फिडेंस को दिखाता है और ये बताता है कि चुनाव में कितना कंट्रोल उनके पास था, चुनाव किस तरह से लड़ा गया, एक स्ट्रेटेजी की जानकारी उनको थी। ये जरूर है कि मनसुख मंडाविया बैठे हुए थे और जो पर्दे के पीछे सारी जो रणनीति जमीन पे उतारने का काम है, मनसुख मंडाविया, बीच में अनुराग ठाकुर आए हुए थे और उसके अलावा ओम माथुर, ये तमाम लोग, ओम माथुर चूंकि अपने राजस्थान के इलेक्शन को भी देख रहे थे, चूंकि वहां के प्रभावशाली नेता हैं, सांसद हैं, इस लिहाज से ये सारी रणनीतियां जो है इन्हीं लोगों के इर्द गिर्द चली थी। और इसमें स्ट्रेटेजी बना करके शुरुआत में जो स्ट्रेटेजी बनाई वो ओपी चौधरी ने बनाई, अमित शाह के पास प्रेजेंटेशन किया, अमित शाह और नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने उनको दिखाया कि किस तरह से हर कास्ट के इक्वेशंस हैं, कैसे माइक्रो मैनेजमेंट किया जा सकता है, किस तरह से परसेप्शन डेवलप किया जा सकता है। तो ये वो चेहरे हैं, ये वो नेता हैं जिनकी अहम भूमिका रही है छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताने में। इस लिहाज से इनकी दावेदारी बहुत जबरदस्त मानी जा रही है। लेकिन जहां तक चेहरे की बात है तो चेहरे में बहुत सारी चीजें देखनी होती है। चेहरे में यह देखना होता है कि उससे किस तरह के इक्वेशन फिट हो रहे हैं, किस तरह के मैसेज देने हैं, क्योंकि यहां का सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं चुना जाना है, एक मुख्यमंत्री राजस्थान का भी चुना जाना है, एक मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का भी चुना जाना है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी महिलाओं की बात करती है तो उसके ऊपर इस बात को लेकर के सोचने की गुंजाइश होगी कि अगर महिला आरक्षण की बात करते हैं, महिलाओं के वोटों की बात करते हैं, महिलाओं के लिए पॉलिसीज की बात करते हैं, तो एक मैसेज दिया जा सकता है और वो मैसेज हो सकता है एक महिला मुख्यमंत्री के तौर पे। वसुंधरा राजे अगर बन जाती है तो जाहिर तौर पे यहाँ पे महिला मुख्यमंत्री के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, लेकिन अगर वहां से उनको रिप्लेस किया जाता है तो वो संभावना छत्तीसगढ़ में बढ़ जाती है, क्योंकि जो मध्य प्रदेश है वहां पे ज्यादातर जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं वो सारे के सारे पुरुष हैं। तो ऐसी स्थिति में
इस बात को भी टटोलने की कोशिश की जाएगी। इसी तरीके से बड़ा समाज, आदिवासियों ने एक तरफा जीत दी है और आदिवासियों ने अपने गुस्से का इजहार भी किया है। सरगुजा ने खास तौर से अपने गुस्से का इजहार किया है कि कांग्रेस ने पिछली बार ये मैसेज दिया था कांग्रेस को, आदिवासियों ने, कि इस बार सरगुजा से मुख्यमंत्री बनाओ। तो इस बार वो मैसेज क्या भारतीय जनता पार्टी को भी है? अगर वो मैसेज है तो उसकी अनदेखी कहीं भारी ना पड़ जाए, इस बात को भी भारतीय जनता पार्टी को सोचना पड़ेगा। बिल्कुल, इस वक्त सवाल ये रुपेश अटकलें कई हैं, चर्चाएं भी बहुत है। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी का आला कमान किसको छत्तीसगढ़ की कमान सौंपता है। ओपी तिवारी का रुख कर लेते हैं। ओपी, जैसा कि अभी रुपेश भी कह रहे थे, हम सरगुजा का जिक्र कर रहे थे कि 2018 में सरगुजा ने एक संकेत दिया, कांग्रेस पार्टी ने पूरा नहीं किया और फिर लोगों ने अपनी नाराजगी दिखाई। क्या इस बार भी अगर सरगुजा को वो नहीं मिलता है तो सरगुजा की जनता नाराज हो जाएगी? जी निश्चित रूप से, जैसा कि रुपेश जी ने भी बताया, इसके पहले जो चुनाव हुआ था 2018 का, उसमें सीधे तौर पर यहाँ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने ये बोल के वोट मांगा था कि आप विधायक नहीं चुन रहे, आप मुख्यमंत्री चुन रहे। यही वजह रही कि 14 की 14 सीटें जो थी वो कांग्रेस में गई थी। इस बार हालांकि किसी का नाम तो नहीं था, लेकिन ये बातें जरूर थी कि अगर भाजपा को अच्छा बहुमत मिलता है, ज्यादा सीटें मिलती है, तो हो सकता है कि इस बार मुख्यमंत्री सरगुजा से हो। तो निश्चित रूप से पूरे सरगुजा वासियों की ये मांग रही है और अब इस बार जब उम्मीद जगी है तो निश्चित रूप से उनको ये लग रहा है कि इस बार शायद जो इतिहास में अभी तक नहीं हुआ वो शायद भाजपा कर दे, क्योंकि भाजपा चौंकाने वाली पार्टी मानी जाती है। तो भाजपा कार्यकर्ताओं की ये उम्मीद है कि हो सकता है छत्तीसगढ़ में चौंकाने वाला फैसला है भाजपा का और एक तीर से दो निशाने कर पाए। एक तरफ जो ट्राइबल आबादी है उनको भी खुश कर ले और महिला को, जो आरक्षण की बात करते हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं, वो सभी भी पूरी हो जाए। यही उम्मीद है कि इस बार लोगों का बहुत ज्यादा नजरें टिकी हुई है कि कब ये घोषणा होगी। और कई बातें और हैं। ऐसा है, हमारे अगर सरगुजा की बात करें तो कई बड़े नेता हैं जो मुख्यमंत्री के दौर में भी हैं। राम विचार नेताम बहुत पुराने नेता हैं, गोमती बिल्कुल कई नाम हैं, भैयालाल राजवाड़े हैं, रेणुका सिंह है, रामविचार नेता जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। अब देखना होगा कि किनको मंत्रिमंडल में जगह दी जाती है, किसको मुख्यमंत्री बनाया जाता है, क्योंकि सरगुजा फिर से चीख रहा है। अब सरगुजा क्या कहना चाहता है, जनता की आवाज लगातार बुलंद नजर आ रही है। बस्तर का रुख कर लेते हैं। चंपेश हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंपेश, इस बार का विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती थी बस्तर, और लगातार जो बड़े नेता पहुंच रहे थे वो बस्तर का दौरा पहले कर रहे थे कि बस्तर को साधने की लगातार कोशिश रही। बस्तर से भी संकेत है कि केदार कश्यप मुख्यमंत्री पद के दावेदार, प्रबल दावेदार बताए जा रहे हैं, और अगर उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता तो उनको मंत्रिमंडल में तो जगह दी ही जाएगी। और किन किन नामों पर चर्चा है और क्या वहां से संकेत आपको मिल रहे हैं? देखिए रसिका, पिछली बार बस्तर से चौंकाने वाले नतीजे सामने आए थे। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में यहाँ की जनता ने वोट नहीं दिया था, तो इस बार जस्ट उलट हुआ है और भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला है। यहाँ पे 12 विधानसभा में 12 में से 8 प्रत्याशी जो भारतीय जनता पार्टी थे उन्हें भारी मतों से जिताया गया है। एक बार ये कहा जा रहा था कि उन पुराने चेहरों पर पार्टी भरोसा शायद इस बार करे, लेकिन उन्हीं चेहरों को फिर मैदान में उतार दिया था और उन चेहरों ने उस उम्मीदों को पूरा भी किया है। तो हम देखें कि अभी जो घोषणाएं भारतीय जनता पार्टी ने की है, तो अनुभव जिनके पास होगा, मुझे लगता है कि उन प्रत्याशियों को पार्टी एक बार मौका देगी, क्योंकि बहुत जल्द ही लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में नए प्रत्याशियों को मौका देने की बात गलत साबित हो रही है। और जो पुराने प्रत्याशी थे, जो मंत्रिमंडल में जिन्हें स्थान मिला था, उन्हें काफी लंबा अनुभव है। इस दौर में केदार कश्यप हैं, जो पुराने चेहरे हैं, मंत्रिमंडल में पिछले बार भी लंबा कार्यकाल इनका रहा है। दूसरी तरफ लता उसेंडी है, जो महिला है, उनका नाम इस बार मुख्यमंत्री की रेस में भी देखने को मिल रहा है। हालांकि कुछ भी बातें कहने को हर कोई नेता जो है, ये जो भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन है उसके में रहकर जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन हर कोई ये टकटकी लगाकर बैठा है कि क्या पुराने चेहरे को एक बार फिर बस्तर में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। मंत्रिमंडल में अगर स्थान मिलता है तो कौन से वो चेहरे होंगे जो प्रशासनिक ज्ञान, उनको बहुत ज्यादा अनुभव होगा। क्या कम समय में जो प्रशासन भारतीय
जनता पार्टी ने जो घोषणाएं की हैं उनको जमीन तक लाना भी है, क्योंकि समय कम है, वक्त बहुत कम है और लोकसभा क्योंकि चुनाव अब ठीक जैसे ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, कुछ दिन बाद से पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भी जुट जाएगी, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर समझ में आता है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए, उनसे चर्चा कर लेते हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या स्थिति इस बार हो सकती है। जैसे कि सर, हम चर्चा कर रहे हैं लगातार और अलग अलग जगह से अलग अलग प्रतिक्रियाएं, अलग अलग पहलू सामने आ रहे हैं। क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर इस बार यह भी हो सकता है 2024 का लोकसभा चुनाव, इस आधार पर मुख्यमंत्री का चयन किया जाएगा कि चीजें मैनेज हो जाएं और उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार भी उसी आधार पर होगा कि लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए? दिवाकर जी, मेरा सवाल आपसे ही है। जी जी जी, जाहिर सी बात है। देखिए, ये सारी जो कसरत जो भारतीय जनता पार्टी के लिए, ये पांचों राज्यों के चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव थे। वो इस एंगल से महत्वपूर्ण थे क्योंकि लोकसभा चुनाव जीतना है आगे का। 2 लोकसभा चुनाव होने वाला है 2024 में, मई में, अप्रैल या मई में चुनाव हो जाएंगे। मतलब इनके पास समय बहुत कम समय शेष है। इस तरह से देखा जाए तो निश्चित रूप से ये जो उनको जो 3 राज्यों में जो सफलता मिली है, जिसकी संभावना कम से कम छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में नहीं ही थी। ऐसा लग रहा था कि दोनों स्थानों पे कांग्रेस को विजय मिलेगी, लेकिन बड़े अप्रत्याशित परिणाम आए। और राजस्थान तो निश्चित रूप से कहा जा रहा था कि प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, बीजेपी भी जीत सकती है और कांग्रेस अपने रिटर्न भी कर सकती है सरकार को। लेकिन जो रिजल्ट आया वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत उत्साहवर्धक है और जो वो चाहती थी वो हो गया। अब जो लोकसभा के चुनाव सामने हैं, उस लोकसभा के चुनाव की तैयारी के लिए उनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया है। तो उस प्लेटफॉर्म के आधार पर वो अपने चेहरे तय करेंगे। मंत्रिमंडल में कौन होगा, नया मुख्यमंत्री कौन बनेगा और किस तरह से ओबीसी को लेकर और आदिवासियों को साथ में लेकर आगे बढ़ा जा सके, इस पर उनका पूरा फोकस होगा। तो मुझे लगता है कि ये सारी जो कवायद है जो है लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए की जाएगी, जहां तक मंत्रिमंडल के बनने की बात हो या मुख्यमंत्री के चयन का मामला हो। जी ठीक है, तो देखिए, चर्चाएं लगातार जारी है, लेकिन सवाल इस वक्त यही बरकरार है कि आखिर छत्तीसगढ़ की कमान किसके हाथों होगी और किनको मिलेगी मंत्रिमंडल में जगह। दिवाकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी मीडिया से खास बातचीत करने के लिए। रुपेश, सत्यप्रकाश, चंपेश और ओपी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।